चाय पे चर्चा के लिए आज हमारे बीच नगर के युवा नास्टी चैनलों में कांग्रेस के पक्ष में बेबाकी से अपनी बात रखने वाले रजत जसूजा जी हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं। धमतरिया के गोट में आपका स्वागत है। नमस्कार। धमतरिया के गोट के जितने व्यूअर्स हैं सबको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। रजत जी, अपन चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं कि आप कई राष्ट्रीय चैनलों में कांग्रेस के पक्ष में डिबेट की हो, आपने इसकी क्या ट्रेनिंग लिया, आप इसकी क्या पढ़ाई की है, दर्शकों को सबसे पहले आप बताएं। देखिए, बहुत ही गौरव और हर्ष का विषय है कि मैं उन लोगों में से आता हूं जो उस समय के एशिया के सबसे पहले और इकलौते एकमात्र स्कूल जहां स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से मेरी पढ़ाई हुई, उसके लिए मेरे माता पिता और मेरे दादाजी, जिसको मैं मुख्य रूप से मेरे अंकल, जिन लोगों ने मुझे वहां पढ़ने के लिए सहमति बनाई। क्योंकि ऐसा होता है कि व्यापारी वर्ग का व्यक्ति, अगर कोई उनके घर का अगर कोई बच्चा होता है तो वो चाहते हैं कि वो MBA कर ले और उनके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करे। लेकिन ये मेरे दादाजी की सोच थी कि ठीक है बेटा, तेरे को जो करना है, जिसमें तेरी रुचि है उसकी तो पढ़ाई कर। और उसी का नतीजा ये हुआ कि मैंने प्रीलिम्स का एग्जाम दिलाया और उसके बाद रिटर्न का एग्जाम दिलाया। उसके बाद इंटरव्यू हुआ। जब मुझे मेल के माध्यम से जब मेरा उस स्कूल में सिलेक्शन हुआ तो मैंने घर वालों को बताया कि मेरा स्कूल ऑफ गवर्नमेंट जो एशिया में इकलौता एकमात्र स्कूल पुणे में था उस समय, उसमें मेरा सिलेक्शन हो पाया। तो मैं समझता हूँ कि मेरे घर वालों का मेरे प्रति जो उनका सपोर्ट है वो एक महत्वपूर्ण रोल इस यहाँ तक पहुँचने में मेरी मदद किया है। दूसरी बात, आपने जो न्यूज़ चैनल्स और कई सारी बात की है, राहुल जी हमारे पार्टी के नेता और इस देश के डायनामिक लीडर, जिन्होंने कहा था कि युवाओं का रिप्रेजेंटेशन जो है हमारी पार्टी में अलग अलग रूप में होना चाहिए, उसी का मैं एक नतीजा हूँ कि एक 30 साल का व्यक्ति धमतरी जैसे छोटे से शहर और एक समझ लीजिए कि मेट्रो सिटीज के मुकाबले एक गाँव के माध्यम से या गाँव की आवाज़ को अगर कोई नेशनल न्यूज़ चैनल में पहुँच पा रहा है या बता पा रहा है, तो वो राहुल जी की सोच है कि अलग अलग लोगों को और बहुत ही कम युवा के लोगों, कम ही एज के लोगों को आप राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल में जगह दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो मुझे समय समय पर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है जिम्मेदारी देते हैं। अब अपन चलते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में हुए उपचुनाव, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ तेलंगाना में जीत मिली। छत्तीसगढ़ में सभी एग्जिट पोल बता रहे थे कि वापस कांग्रेस की आ रही है, लेकिन सभी एग्जिट पोल फेल हो गए और कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में भी करारी हार झेलनी पड़ी है। कांग्रेस के हार के क्या कारण मानते हैं? कांग्रेस को छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, राजस्थान में इतनी करारी हार क्यों मिली? आपके लिए बताएं हमारे दर्शकों को आप। देखिए, जब थोड़ा समय पहले आता हूँ, इस विधानसभा चुनाव से पहले हम लोग 2023 में हैं, अभी 21 और 22 के समय में आते हैं। हम लोग कर्नाटका के चुनाव में जा रहे थे। तो कर्नाटका के चुनाव में उस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन था और जब वहां पे कांग्रेस की सरकार आई तो मीडिया एकदम चुप थी। अभी जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की विशेष रूप से जब बात हो रही है, तो जो आगे आने वाला समय जो है वो लोकसभा चुनाव को देखते हुए मीडिया एकदम से हावी हो गई है और ये कहने लगी कि कांग्रेस पार्टी एक तरफा सफाया हो गया। वो ये भूल जाती है कि तेलंगाना में हम लोगों ने उस समय की रीजनल पार्टी और जिसका अंदरूनी रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, उन लोगों को हम लोगों ने सफाया कर दिया और कांग्रेस एक तरफा वहां पे अपना वजूद बनाया, रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाया। तो और जहां तक छत्तीसगढ़ की, जैसे आज हम लोग जहां धमतरी में बैठे हैं, आपसे स्टूडियो पे जब बात कर रहा हूँ, तो जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, हम लोगों को पिछले समय भी जितने वोट परसेंट मिले थे, इस समय भी 43% करीब वोट शेयर कांग्रेस पार्टी के साथ है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में डेफिनेटली हम लोगों ने बहुत सारी लैकिंग हुई है, हम लोग पीछे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक तरफा हम लोगों ने राजस्थान में भी अच्छा परफॉर्म किया है। और जिस तरीके से राजस्थान की योजनाओं का सिर्फ देश में ही नहीं, इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे लोग 10 लाख का बीमा, 25 लाख की स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सारी चीजें जो राजस्थान के लोगों को मिल रही है, उसी के नक्शे कदम पे यहाँ पे मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से हम लोगों ने लोगों को चाहतों और राहतों का सफर लगातार जारी है, हम कहते थे, और चाहतों और राहतों का सफर तो कर्नाटका और तेलंगाना में भी अभी वापस जारी हो चुका है। मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से हम लोग जो पिछले बार वोट परसेंट था 43%, 44%, हम लोग उस अभी भी लगभग उसी में है। कई सारी सीटों में जैसे अधिकतर लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सफाया हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। आप डेफिनेटली रायपुर के जो जिले हैं वो हारे हैं, लेकिन रायपुर से लगा हुआ जिला बलौदाबाजार, हम पूरे बलौदाबाजार में जीते हैं। और इस समय जब हम धमतरी में बैठे हैं, धमतरी में 3 सीट में 2 सीट कांग्रेस पार्टी जीती है। आप शक्ति की तरफ आ जाइए तो शक्ति में एक तरफा कांग्रेस जीती है। तो कुछ जगहों को छोड़ के, कुछ बड़े जिलों को छोड़ के हम लोग लगभग सब जगह अच्छे परफॉर्म किए हैं। रजत जी, आपका कहना है कि वोट परसेंटेज हमारा वही रहा है जो पिछले चुनाव में रहा है, लेकिन वोट परसेंटेज से मतलब मायने रखता है पार्टी की हार और जीत। कांग्रेस 34 सीट पर सिमट गई, भाजपा 54 सीट जीतने में कामयाब रही। सीटों का डिफरेंस भी बहुत रहा। जनता के आपकी हर बात के बाद भी जनता को नकारी क्यों? कांग्रेस पार्टी में कहाँ कमी थी? और चुनाव नतीजे के बाद जिस ढंग से कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रीय नेताओं पर रिश्वत लेने का आरोप भी कांग्रेस के बड़े नेता लगा रहे हैं, क्या ये आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए शुभ संकेत मानते हैं? इसको आप क्या मानते हैं? इसको आप देखिए, 3 तारीख को निर्णय है, आज 12 तारीख है, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, 9 दिन हो गए। जनता जो है योजनाओं से वंचित है। तो मुख्य विषय तो ये है कि जनता को जो मैनिफेस्टो में जो वादा किए थे उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं कि जिले वाइज अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस एक अच्छी पोजीशन में है। लोकसभा में भी हम लोग, जैसे महासमुंद लोकसभा जहां हम लोग बैठे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि महासमुंद लोकसभा की जो विधानसभा स्तर पे जो चुनाव हुए या जो रिजल्ट आए हैं उसमें कांग्रेस बहुमत में दिखती है। दूसरी तरफ आप ये जो योजनाओं और क्रियान्वयन की बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी का शासन आता तो किसानों का कर्जा माफ वाली बात होती। अभी हाल ही में जो बारिश हुई है और उससे जो किसानों का जो नुकसान हुआ है, मैं ये समझता हूं कि इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को भी किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए, क्योंकि किसानों के ऊपर एक बड़ी अड़चन आ चुकी है। दूसरी बात जो आप हार का जो कारण बता रहे हैं, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोलना सफल हो गया। हम लोग गांव-गांव में घूम रहे थे, वहां पे ये पता चल रहा था गांव में जाने के बाद कि उन लोगों ने फॉर्म भरवाया है। आप आचार संहिता, भारतीय जनता पार्टी ने आचार संहिता का खुले रूप से उल्लंघन करवाया और उसको काउंटर अटैक करने में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और हम जैसे लोग पीछे हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हार का कारण है, किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं है, ये हम सबकी सामूहिक हार है। 2018 में जब कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष थे भूपेश बघेल जी, उन्होंने ये कहा था कि ये जो जीत है ये कार्यकर्ता की जीत है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जीत में भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जीतता है तो हार में भी हम सबको, विशेष रूप से जैसे अगर मैं आपके साथ स्टूडियो में बैठता हूँ, कि मैं समझता हूँ कि ये हार का कारण की वजह 2.5 करोड़ बटे 1/2 करोड़ मैं भी हूँ, 1/2 करोड़ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भी है। तो सामूहिक रूप से इसका निर्णय होना चाहिए, सामूहिक रूप से इसकी जिम्मेदारी हम सबको लेना चाहिए। और आने वाले समय में 6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है, तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं पर रिश्वत लेने का आरोप लगना, पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह का आरोप देखिए, एक जायसवाल जी ने बोला कि छत्तीसगढ़ प्रभारी शैलजा जी को मैंने 7 लाख रुपए दिया है, चंदन यादव को पैसा दिया है। ऐसे जो आरोप है, क्या ये कांग्रेस के लिए क्या संदेश है? जनता के अंदर क्या संदेश जा रहा है? एक तो कांग्रेस हार गई, हारने के बाद कांग्रेस नेताओं का जो बयानबाजी हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं पार्टी के लिए घातक हो रहा है। काफी नुकसान इसका लोकसभा में उठाना पड़ सकता है पार्टी। इसको लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए, ये सारी चीजें हैं जो पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं, और आप ये जानते होंगे कि जिन लोगों ने ये आरोप लगाया है उन लोगों को कहीं ना कहीं पत्र व्यवहार के माध्यम से सूचना मिल गई है। बहुत जल्द ही जवाब आ जाएगा। और कांग्रेस पार्टी, इसके अंदर जो एक ग्रीवियंस सेल होता है उसके अंदर चर्चा होगी, और दूध का दूध और पानी का पानी हम सबके बीच कुछ समय लगेगा, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी हम सबके बीच हो जाएगा। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के यहाँ 500 करोड़ रुपए नकदी निकलना आजाद भारत के शायद इतिहास में पहली बार किसी भी राजनेता के यहाँ 500 करोड़ निकलना माने रखता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार अटैक कर रहे हैं कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रही है। इसको लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से, बहुत अच्छा हुआ आपको साधुवाद, आपने ये सवाल उठाया है। आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पैसे मिले ये धीरज साहू जी के घर से नहीं मिले हैं।
उनके साथ जो वो एक उद्योगपति के घर से आते हैं, उद्योग उनका व्यापार है, और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उन लोगों से उनके घर के पैसे मिले हैं। तो अगर कोई व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ है और किसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो मैं, और उसको मेरे साथ रिलेट करना, उसी तरीके से अगर धीरज साहू किसी के साथ जुड़े हुए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको कांग्रेस पार्टी के साथ रिलेट करना, ये बहुत दोनों अलग अलग विषय हैं और बिजनेस का काम है। और जिस तरीके से वहां पे कार्रवाई हुई है, जो लोग हुए हैं, उसमें भी मुझे लगता है कि कुछ समय की बात है। आने वाले समय में झारखंड में चुनाव है और उसके बाद लोकसभा के चुनाव है, तो जहां जहां चुनाव आते हैं वहां पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई एक्टिव हो जाती है, और विशेष रूप से वहां एक्टिव होती है जहां पे भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ईडी, आईटी और सीबीआई के माध्यम से उन राज्यों पे काम करना चाहती है जहां पे उनके कार्यकर्ता बचे नहीं है? क्या उन राज्यों में वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं रहा है? अब उनकी एजेंसी उनकी पालतू बन गई है। मेरा आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं। नहीं, मैं इस मामले में हूँ कि 500 करोड़ निकलने के बाद कांग्रेस का कोई भी नेता उसको लेके सामने, छोटे छोटे मुद्दों पे आपके राष्ट्रीय नेता सामने आते हैं, जनता की प्रेस वार्ता लेते हैं कि आज 5 तारीख से रेट चल रही है, अभी तक नोटों की गिनती चल रही है, लेकिन कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता आके इसको लेके अपनी बात रखने को तैयार नहीं। कहाँ पे कांग्रेस क्यों डर रही है इसको जनता के सामने लाने के मुद्दे को लेकर बात करने में? देखिए, जब कार्रवाई आएगी, जब चार्जशीट आएगी, तो लोगों को पता चल जाएगा कि इस पे सच क्या है और झूठ क्या है। दूसरी बात जो मैंने इससे पहले भी कही कि धीरज साहू के घर से नहीं, धीरज साहू के लोगों से जुड़े हुए लोगों से घर पे ये मिली है। अगर ऐसा ही है तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब वही है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को, नेता को परेशान करने का काम करना है। अगर इतना पैसा उसके घर से मिला होता तो उनको अभी तक अरेस्ट कर लेते। उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका कारण यही है कि उनके साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको परेशान करना है पार्टी के साथ। मैं फिर से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ता पे अब भरोसा नहीं रहा है। अब वो एजेंसी के माध्यम से चुनाव लड़ने का काम कर रही है। कुछ माह बाद पूरे देश में लोकसभा चुनाव होना है। इंडिया गठबंधन के नाम से जो तथाकथित लोग एकजुट हुए थे, वो एकजुट होने के पहले ही उनमें बिखराव दिख रहा है। बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। ममता बनर्जी के अलग चल रहा है, नीतीश कुमार के अलग चल रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किस दिशा में काम करेगी? क्या कांग्रेस इंडिविजुअल चुनाव लड़ना चाहिए कांग्रेस को, कि गठबंधन के साथ जाना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस की सीटें लगातार लोकसभा में कम हो रही है। कांग्रेस अब एक क्षेत्रीय पार्टी बनकर सिमट गई है, ऐसा लगता है। इसको लेके कांग्रेस की रणनीति क्या होनी चाहिए? नहीं, देखिए, आपका ये आरोप कि कांग्रेस पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी बन के रह गई है, सिरे से खारिज करता हूँ। हम लोग छत्तीसगढ़ में 43% वोट एक्सेप्ट वोट मिला है। राजस्थान में हम लोग 65 सीट के लगभग आए हैं। मध्य प्रदेश में भी हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप तेलंगाना में देखेंगे, हाल ही के चुनाव में हम लोगों ने सरकार बनाई है। इससे कुछ समय पहले कर्नाटका के चुनाव थे, कर्नाटका के चुनाव में हम लोगों ने सरकार बनाया है। तो ये कह देना कि कांग्रेस पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी बन चुकी है, इसको मैं सीधे से खारिज करता हूँ। दूसरी तरफ आप जो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, 3 दिन पहले ही इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक माननीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में या मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ हुई थी। मैं ये समझता हूँ कि जैसे जैसे समय बीतेगा, अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान और तेलंगाना के रिजल्ट अभी ही आए हैं। आने वाले शीतकालीन सत्र, अभी वाले सत्र में जिस तरीके से महुआ मोहित्रा का निष्कासन हुआ है, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। एथिक्स कमेटी जो निर्णय माननीय अध्यक्ष के विधानसभा के, लोकसभा के अध्यक्ष को दी है, और उसको जिस तरीके से उन लोगों ने, मैं ये कहता हूँ कि संविधान का चीरहरण करने का काम किया है, ये बहुत ही गलत है। और मैं ये समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन आने वाले समय में एक अच्छा अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मैं ये समझता हूँ कि 2024 में नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना अब मुश्किल हो गया है। यही कारण है कि ईडी, आईटी और सीबीआई गैर भाजपा शासित राज्यों में जाके उनको परेशान करने का काम कर रही है। कल का एक लेटेस्ट घटना है, धारा 370 कश्मीर के रुशद्दे वाला, जो भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया था, जिसको लेकर भी काफी हो हल्ला मचा, कांग्रेस नेता भी हो हल्ला मचाया, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने या राष्ट्रपति ने जो काम किया वो नियम के तहत किया। इसको लेकर आप क्या मानते हैं? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का बहुत सम्मान करता हूँ, उनसे पूर्णतः सहमत हूँ। और ठीक है, हम लोगों ने तो शुरू में कहा था जब कांग्रेस पार्टी का शासन था कि 370 जो है अस्थायी निर्णय है, उसको कभी ना कभी तो जाना था।
तो 370 अगर उस समय चले गया है, और हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। 370 के आगे आप महंगाई की बात करिए, आप बेरोजगारी की बात करिए, आप जो आज ही की खबर है कि छत्तीसगढ़ में हम लोग जहां मौजूद हैं कि 45 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने राज्य के शासन को नहीं दिया है, जिसके वजह से बच्चों को जो 30 लाख बच्चे जो हर महीने मिड डे मील लेते हैं वो वंचित होने जा रहे हैं। तो जब नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा था कि प्रदेश में अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल रफ्तार से बढ़ेगी। तो आज की जो खबर आई है, मुझे ऐसा लगता है कि एक इंजन यहाँ है, एक इंजन यहाँ है। ईस्ट और वेस्ट दोनों अपनी अपनी दिशा में दोनों अपनी अपनी दिशा में बढ़ने का काम कर रहे हैं, और उसके बीच में जो लोग बैठे हैं वो पीसने को काम हो गया है। जनता परेशान हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हम लोगों ने एक कहा था कि छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस का शासन 2018 में आएगा तो बिजली बिल हाफ होगा। इसके फलस्वरूप क्या हुआ था कि 200 यूनिट बिजली बिल माफ हुआ। अब जब भारतीय जनता पार्टी का शासन हो गया है तो लोग संशय में है कि आने वाले समय में मेरे घर का बिजली बिल है वो हाफ आएगा कि नहीं आएगा। दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आ गया तो किसानों को पता चल गया है कि अब उनका कर्जा माफ नहीं हो रहा है। महिला स्व सहायता समूह को ये पता चल गया है कि उनका कर्जा माफ नहीं हो रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इन्होंने महातारी योजना, महिला महातारी योजना की, महातारी वंदन योजना की बात की थी। उस पे भी अभी तक के, चूंकि 3 तारीख को निर्णय हुआ है, आज 12 तारीख हो गए, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। अभी तक के उस पे कोई इशू, कोई ऐसा लेटर, कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जवाब देने की स्थिति में नहीं है। 2018 को याद करिए, जब हम लोग मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, उससे पहले ही कांग्रेस का जैसे ही बहुमत आ गया था, कई सारे सेक्रेटरीज ने बैंकों को चिट्ठी लिख दी थी कि आप बताइए कि हमारे बैंक में, आपके बैंक में कितने कितने किसानों का कितना कितना कर्जा है, और किसान के कर्ज माफी की तरफ हम आगे बढ़ चुके थे। मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण राज्यपाल ने शपथ दिलाई, और उसके बाद मुख्यमंत्री और सारे मंत्री घर नहीं गए, वो सचिवालय गए और किसानों के कर्जा माफी पे दस्तखत किए, और तुरंत 2 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ हो गया था। आज जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आ गया है, 9 दिन बीत गए हैं, महातारी वंदन योजना का कहीं कोई नाम लेवैया नहीं है। तेलंगाना में देख लीजिए, हम लोगों ने 3 तारीख को निर्णय आया, आज मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो चुका है। हम लोगों ने गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से महिलाओं को राहत देने का काम चालू कर चुका है। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कल मुख्यमंत्री का निर्णय हुआ, राजस्थान में आज भारतीय जनता पार्टी अभी तक के कोई निर्णय ले नहीं पाई है। तो जनता ये इंतजार कर रही है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कब होगा, राहत का काम कब चालू होगा, जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो कब पूरे होंगे। रजत जी, आपने बहुत सारी बिजली बिल से लेके काफी किसानों की बात किया, लेकिन जनता ने मोदी की गारंटी पे भरोसा दिया। मतलब जनता को लगता है मोदी की गारंटी ज्यादा विश्वसनीय है, इसलिए आपकी सभी योजनाओं को जनता ने भूलते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड जीत दिलाया है। इसको लेकर आप क्या मानते हैं? कहीं ना कहीं इस बात को मानिए कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं कमियां रही है, कांग्रेस की योजनाओं को जनता तक लाभ दिलाने में आप लोग नाकामयाब रहे, इस बात को आप मानते क्यों नहीं आप लोग? देखिए, मैं फिर से कहता हूँ कि सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में रास्ते बनाते हैं। इसलिए कहता हूं कि जब नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए थे तो उनका कोई यहाँ पे फेस नहीं था, कोई इनका। कल ही रमन सिंह जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा नहीं गया। क्यों पूछेंगे आपसे? ये वही रमन सिंह है जिनके शासन में रहते हुए 15 साल में 15,000 किसानों ने आत्महत्या की। वही रमन सिंह है जिनके समय नसबंदी कांड हुआ और कई सारे महिलाओं को दम तोड़ना पड़ा। वही रमन सिंह है जिनके शासन में अखोड़वा कांड हुआ। वही रमन सिंह है जो फर्जी आत्मसमर्पण के नाम से 14 और 16 साल के बच्चों को गोली मार दिया जाए। उसके बाद वो अपना दुख व्यक्त करते हैं कि मुख्यमंत्री जब बना तो मुझसे पूछा नहीं गया। अरे, और मैं तो फिर से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह को नकार भी नहीं पा, मतलब रमन सिंह उनके लिए गली की हड्डी, गला होता है ना, उसकी एक हड्डी बन गए ना, उसको उगल पा रहे ना निगल पा रहे। उसको मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया, उसको विधानसभा अध्यक्ष भी बना दिए। मैंने एक सवाल पूछा था, कांग्रेस क्षेत्रीय दल बन गया जिसको आपने नकारा। मैं इसलिए बोला इस बात को कि लोकसभा में नेता विपक्ष के लिए भी एक सीट की मिनिमम सीमा होती है। उस सीट को भी 44 से 50 सीट, 44 सीट के आसपास कांग्रेस का है, क्योंकि नेता विपक्ष का भी दर्जा कांग्रेस को नहीं मिल पाया है। 100 साल पुरानी कांग्रेस
44 से 45 सीट में पूरे देश में सिमट कर रखी, इसलिए मैं कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टी बोला। मैं आपको बताना क्षेत्रीय पार्टी बोलने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या था। देखिए, आने वाले समय में आपने जैसे जानते हैं कि इंडिया का गठबंधन अब अलग अलग लोगों से, बिहार नीतीश कुमार पहले भारतीय जनता पार्टी के शासन के साथ थे, वो हमारे साथ क्यों आए? वो जान रहे थे कि संविधान की हत्या हो रही है। आप ममता बनर्जी, उधर आप जम्मू कश्मीर में पहले आप वहां की रीजनल पार्टी के साथ थे, वो वहां से क्यों अलग हुए? वो जानते थे कि संविधान की हत्या हो रही है। बंगाल एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, वो हमारे साथ क्यों आए? वो जानते हैं कि संविधान की हत्या हो रही है। और आने वाले समय में संविधान को मानने वाले लोग कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, और संविधान को जो तार करने वाले लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। इंडिया गठबंधन की बात करते हो, मध्य प्रदेश का आप देख रहे हो। आप मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का स्टेटमेंट देखिए, उसके बाद अखिलेश यादव का स्टेटमेंट देख लीजिए, अधीर रंजन का वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, खुलेआम ममता बनर्जी के खिलाफ बात करती, ममता बनर्जी खुलेआम कांग्रेस के पक्ष में। उसके बाद कैसे गठबंधन है आप लोगों का? लोगों के बीच कैसे विश्वास जाएगा कि आप लोग एक हो? क्योंकि आपस में तालमेल तो कहीं नहीं आप लोगों के बीच में। 2023 के जो चुनाव है, जो आपके जो स्टेटमेंट्स का जो ये दौर है, जो 2023 का चुनाव है वो स्टेट और विधानसभा का चुनाव है। हम लोग का जो गठबंधन है वो लोकसभा चुनाव और 2024 को लेके बना हुआ है, और मैं ये समझता हूँ कि कुछ समय लगेगा और आप देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने में, उनको हराने में कामयाब हो जाएगी। और इसका कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी, आईटी और सीबीआई के माध्यम से लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। जो विपक्ष की एक प्रमुख आवाज थी महुआ मोइत्रा, उसको निष्कासन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इससे पहले हमारे नेता राहुल गांधी का निष्कासन करने का काम किया और सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट को पलट दिया, वापिस उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का दर्जा मिला। इंडिया गवर्नमेंट को अगर बहुमत मिलता है लोकसभा, प्रधानमंत्री पद के लिए आप किसको चाहेंगे? क्योंकि काफी लोग दावेदार इंडिया गठबंधन में, नीतीश कुमार जी से लेके ममता बनर्जी से लेके राहुल गांधी से लेके काफी लंबी फौज है। देखिए, आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस को क्या प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी को प्रमोट करना चाहिए इंडिया गठबंधन की ओर से? अगर आप मुझसे पूछेंगे और कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यकर्ता से पूछेंगे तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि राहुल गांधी ही हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। वर्डिक्ट आएगा तो जो लोकसभा के मेंबर्स होंगे वो अपने नेता का निर्णय करेंगे। मैं अगर कोई बात यहाँ आपके स्टूडियो में बैठ के वर्डिक्ट आने से पहले किसी बात पे अगर कुछ कहूंगा तो मैं समझता हूँ कि जनता के साथ अन्याय होगा। हमारे बीच काफी दर्शक भी बैठे हैं, मैं दर्शकों से चाहता हूँ कि कुछ सवाल हमारे रजत से पूछे। रजत जी, आपने संविधान की बात की, कन्हैया कुमार जैसे लोगों को पार्टी में लाना जो देश विरोधी बात करते हैं, वैसे व्यक्ति को अपने पार्टी में लाया, तो क्या इससे पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं आप जनता के बीच? मैं ये समझता हूँ कि कन्हैया कुमार ही क्यों, कन्हैया कुमार कोई देशद्रोही है? अगर कन्हैया कुमार देशद्रोही है या देश विद्रोही नारे लगाए हैं तो उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने जेल में क्यों नहीं डाला है? मैं ये समझता हूँ कि कन्हैया कुमार एक देशभक्त व्यक्ति है, और कन्हैया कुमार पे जो आरोप है, मेरे ख्याल से लगभग 5 साल हो गया है उस घटना को। 5 साल में एक भी चार्जशीट नहीं हुई, 5 साल में एक भी वर्डिक्ट नहीं आया, 5 साल में उनको जेल नहीं भेजा। और कन्हैया कुमार इस देश की मजबूत आवाज है और छात्रों की आवाज है। वो व्यक्ति है जो रोहित वेमुला की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। वो व्यक्ति है जो लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें उन्होंने क्या कहा था? यही कहा था कि जो अंतिम राह पे व्यक्ति बैठा है उसको एक सामान्य प्लेटफॉर्म मिले, बाकी लोगों के साथ चल के वो देश की जो विकास है उसमें अपनी सहभागिता दे पाए। तो कन्हैया कुमार इकलौते को अगर आप टारगेट करके उसको देशद्रोही बताना चाहते हो तो मैं आपके बातों से सहमत नहीं हूं। और मैं ये समझता हूं कि कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति और उनके जैसा नेता हर किसी को होना चाहिए। छात्रों की आवाज को मजबूती से लोगों तक पहुंचाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। युग का लगाव लगातार कांग्रेस से हटता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जुड़ता जा रहा है। कांग्रेस उसके लिए क्या कर रही है कि युग वापस कांग्रेस से जुड़े? मैं आपकी बातों को सिरे से खारिज करता हूं। आपके सामने अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय चैनल पे डिबेट कर रहा है तो इसका कारण सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी के किसी मेरे उम्र का व्यक्ति, मैं अपने ऊपर गुरूर नहीं है,
लेकिन ये सच बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति मेरे उम्र का अगर कोई नेशनल टीवी चैनल पे अगर कांग्रेस पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखता हो तो मैं उसके लिए जवाब देने को तैयार हूँ। दूसरी बात, आपने जो यूथ का लगाव अगर कांग्रेस पार्टी से घटता जा रहा है तो क्यों हम तेलंगाना में गवर्नमेंट बना लिए, क्यों हम कर्नाटक में गवर्नमेंट बना लिए, क्यों हम छत्तीसगढ़ में 43% वोट शेयर ले आए, क्यों हम राजस्थान की योजनाओं को लेके पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए, क्यों सचिन पायलट जैसे लोग पूरे देश में जाने जाते हैं, क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यूथ को प्रमोट किया, 26 साल की उम्र में उनको सांसद बनाया, 31 साल की उम्र में उनको केंद्रीय मंत्री बनाया और इसका कारण है कि आज वो प्रदेश की मजबूत आवाज है। सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के बीच लगातार लड़ाई देखी जा रही है। यूथ अगर आप प्रमोट करते हैं तो सचिन पायलट को सीएम क्यों नहीं बना देते? देखिए, एवं मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा में जाने का कारण सबसे बड़ा यही रहा कि आप कमलनाथ जी को ही बार-बार। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो भारतीय जनता पार्टी में जो जाने का कारण जो है वो उनका सत्ता का मोह है। दूसरी बात, आप जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत वाली बात आई है, मुख्यमंत्री आप और मैं मिलकर स्टूडियो में तय नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री तय करेगा, विधायक अपना नेता तय करेगा, वही मुख्यमंत्री होगा। तीसरी बात जो आप बहुत महत्वपूर्ण विषय पे सचिन पायलट की लीडरशिप को लेके बात कर रहे हैं, जहां तक संगठन का सवाल है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष अगर कोई यूथ और बहुत कम एज में बना तो हमारे यहाँ दीपक बैज बने, उस समय वहां पे सचिन पायलट बने। तो जहां तक संगठन का और लीडरशिप का सवाल है तो उन लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलते रही है, लेकिन मुख्यमंत्री तय करना विधायकों का काम है, आपका मेरा और संगठन का काम नहीं है। कांग्रेस में हमेशा तुष्टिकरण का आरोप लगता रहा है, कहीं ना कहीं जाति विशेष के लोगों को सपोर्ट करती है, हमेशा कांग्रेस कर रहा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में हार के पीछे भी, क्योंकि कांग्रेस के कई बड़े नेता अकबर से लेके आधे से ज्यादा मंत्री चुनाव हार गए, इनके हारने के पीछे भी ये बताया जा रहा है मुख्य कारण कि कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति, मुख्य रूप से लोगों का कांग्रेस प्रति मोह होने के कारण। इसको लेकर आप क्या मानते हैं? किसानों को 2018 में हमारा शासन आया था, किसानों का कर्जा माफ हो गया, ये तुष्टिकरण है क्या? मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, हर गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य की सुविधा दिलाना, ये तुष्टिकरण है क्या? बिजली बिल हाफ, आपके मेरे और यहाँ स्टूडियो में बैठे सभी लोगों के घर में 200 यूनिट बिजली बिल हाफ आता है, यह तुष्टिकरण है क्या? तो जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठ का सहारा लेके, और इस चुनाव में वही हुआ कि उन लोगों ने झूठ इतना बोला कि झूठ हावी हो गया। वो लोग एक सिद्धांत पे चलते हैं जो हिटलर का सिद्धांत है कि झूठ को बार बार बोलो और वो लोगों को सच लगने लग जाएगा। यही 2023 के चुनाव में हुआ है। मुझे लगता है कि जो हमसे गलतियां हुई है वो हम 2024 के लोकसभा तक उसको सुधार लेंगे और वापस जनता के बीच में जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, आप जिस तरीके से अभी स्टूडियो में बैठे मेरे साथी ने सचिन पायलट की बात की, हम लोग जहां बैठे हैं छत्तीसगढ़ में, वहां का जो प्रदेश अध्यक्ष है पूरे देश में सबसे कम उम्र का प्रदेश अध्यक्ष है। आपके साथ मैं बैठा हूं, मैं भी सबसे कम उम्र का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में अपनी बातों को रखता हूं और टीवी चैनल्स पे। तो मैं ये समझता हूं कि जो यूथ का पार्टिसिपेशन है वो बहुत जरूरी है। आप इस समय देखेंगे जो यहाँ पे विधानसभा में विधायक बने हैं वो भी कम एज के विधायक बने हैं। तो डेफिनेटली जो कम एज के विधायक हैं या जिनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, राहुल गांधी जी की क्या सोच है? राहुल गांधी जी की सोच यही है कि भारत जो देश है उसमें जो आने वाले समय पे जो पूरी दुनिया पे अगर हम दबाव डाल सकते हैं तो क्यों दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वर्क फोर्स इतना है। अगर उस वर्क फोर्स को स्किल करके इस दुनिया को दिखाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हम लोग वर्ल्ड लीडर बन जाएंगे। जो एपीजे अब्दुल कलाम जी का सपना था कि जो 21वीं जो सदी है वो भारत की हो, मैं समझता हूँ कि जो राहुल जी की सोच है, अगर हम लोग यूथ को स्किल करके जिस फील्ड में है, आप अमेरिका को देखिए, अमेरिका में जितने बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं उनके जो सीईओ है वो इंडिया से आते हैं। या हम लोग जब भी बात करते हैं कि ये भारत के मूल के लोग हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो राहुल जी की सोच है कि अगर आप स्किल करके लोगों को अलग अलग पार्टिसिपेशन में, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर किसी घर में 5 व्यक्ति हैं तो 5 अलग अलग फील्ड में हो, एक किसानी में हो, एक कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, दूसरा व्यापार करता हो, तीसरा पॉलिटिक्स में हो, चौथा विचार से रिलेटेड व्यक्ति हो। तो मैं ये समझता हूँ कि जो देश का युवा है वो अलग अलग सेक्टर में अपनी अपनी जहाँ जहाँ रुचि है तो वहाँ अगर आगे बढ़ के काम करेगा तो देश डेफिनेटली हमारा होगा। 21वीं सदी जो है वो भारत। मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारे जो इश्यूज हैं अगर वहाँ पे राहुल जी कह रहे हैं तो इश्यूज से अगर चर्चा होगी तो मैं समझता हूँ कि उसका कहीं ना कहीं निर्णय आएगा, उस पर कहीं ना कहीं
देश की बातें देश में होनी चाहिए, क्योंकि समस्या का समाधान भारत में होगा, न कि विदेश में होगा। अगर मुझे लगता है किसी बात से, सरकार किसी बात से, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी संतुष्ट नहीं है, सहमत नहीं है, तो ये भारत में बात करें। मैं विदेशों में जाकर बोलने से क्या आपसे फायदा? सिर्फ एक एग्जाम्पल बता दीजिए कि राहुल गांधी जी का ये बयान किसी विदेश की धरती में गलत है, आप नहीं बता पाएंगे। उसका कारण यही है कि देश की समस्याओं को अगर आप लोगों से विचार रखते हैं, अपनी बातों को अगर कहते हैं, क्या इस देश में बैंकिंग के माध्यम से लोगों के साथ फ्रॉड नहीं हो रहा है? बैंक अपने लगातार चार्जेस बढ़ाते जा रही है, अगर उस बात को आप इंटरनेशनल सेक्टर पे बोलेंगे तो उसमें क्या गलत है? तो सवाल रहेगा कि आप एक तरफ बोलते हैं कि देश नीति के तहत नहीं आता, भारत की देश नीति के तहत इंटरनल अफेयर को किसी से डिस्कस किया जाए। अगर आपने कहा कि पीएम का जो है पाकिस्तान के प्रधान ने जो है उनका बुराई की तो हमने सपोर्ट किया, लेकिन क्या भारत की विदेश नीति में ये शामिल है कि भारत के इंटरनल अफेयर्स या इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो गए या फिर वो कोई सोशल प्रॉब्लम्स हो गए, उसको किसी और देश को जाकर बताना कि हमारे देश में ये प्रॉब्लम चल रही है? हाँ, हमारी टेक्नोलॉजी हम जरूर शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, हमारे आइडियाज हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या किसी देश के साथ शेयर करना चाहिए? अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है लगातार, इकोनॉमी जो है वो लगातार गिरते जाएगी और आप ये चाहेंगे कि आपकी जो इकोनॉमी जो गिर रही है वो विदेश को पता ना चले, ये नहीं हो सकता है। आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। अगर आपकी इकोनॉमी और आपकी जीडीपी गिरेगी और आप ये चाहेंगे कि देश की दुनिया के दूसरे देशों को आपकी बातें ना पता चले, ये नहीं हो सकता है। आप डिक्टेटरशिप में नहीं जी रहे हैं, आप लोकतंत्र में जी रहे हैं। ये चाइना नहीं है कि आप अपना फोन यूज नहीं कर सकते, आप सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मैं ये कहता हूं कि अगर हमारी देश की कोई समस्या है, अगर बाहर के विदेशों के छात्रों से आपका अगर कोई वार्तालाप हो रहा है, उस बीच में अगर डिस्कशन हो रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और वहां से मैं ये समझता हूं कि कोई सफल एक प्रयोग और सफल उस पर कुछ ऐसे निर्णय आएंगे जिसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, और मैं समझता हूँ कि उससे इम्प्लीमेंटेशन से वो जो तकलीफें हैं वो दूर हो जाएंगी। दूसरा सवाल ये है कि जैसे बात करें तो छत्तीसगढ़ का कर्ज माफी होता है, तो जैसे समर्थन मूल्य बढ़ा है, समर्थन मूल्य के यहाँ पे आपके जो प्रधान है, जो देश मुख्यमंत्री है, बताते हैं कि शासन से कोई सहायता नहीं मिलती, हमने अपनी तरफ से समर्थन मूल्य बढ़ाया है, लेकिन ये बात कहीं नहीं बताई जाती, बुद्धिजीवी वर्गों को ये पता है, ये बात कहीं नहीं बताई जाती कि उसमें 70% कॉन्ट्रीब्यूशन भारत सरकार का रहता है, 30% जो है राज्य सरकार ने, ये क्यों नहीं लाया जाता सामने? मैं आता हूं आपकी बात से। समर्थन मूल्य तय करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार। आप एफसीआई के माध्यम से यहाँ पे धान खरीदते हैं, जो राज्य का शासन है वो नान के माध्यम से धान खरीदता है। हम लोगों ने 2500 रुपए समर्थन मूल्य का वादा किया था, 2640 दिया। जब हमारे राज्य में जब शासन आया था तब उन्होंने कहा कि आप 2100 रुपए से 1 रुपए ज्यादा देंगे, हम आपका धान नहीं खरीदेंगे। इसी का कारण यह हुआ कि हम लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाना पड़ा और उनको अलग अलग अकाउंट से मतलब राजीव गांधी किसान न्याय योजना से उनको अलग अलग किस्तों में पैसा देना चाहा। हम तो चाह रहे थे कि हम उनका धान 2500 में खरीदें, लेकिन प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये स्वीकार नहीं था। अब उन्होंने वादा किया है कि हम 3200 रुपए एक मुश्त खरीदेंगे। तो जब हम 2500 में खरीद रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ थी? तो ये जो बाइनरी सोच है उनकी, ये जो सोच है कि हम लोग अगर कांग्रेस का शासन है तो किसानों को तकलीफ देने का काम करेंगे, तो आप कांग्रेस के शासन को तकलीफ देने का काम नहीं कर रहे हो, आप छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनता को तकलीफ देने का काम कर रहे हो। देखिए, मैं फिर से कहता हूँ कि केंद्र सिर्फ यही नहीं, पूरे देश में समर्थन मूल्य तय करने का काम केंद्र सरकार का है। और इस धान का खरीदी कौन करता है? राज्य की सरकार करती है। उसको फिर हम लोग सेंट्रल पूल में भेजते हैं। तो और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि हम लोगों ने अगर उन लोगों ने अगर धान खरीदा है तो क्यों उत्तर प्रदेश में 1200 रुपए में धान बेचने को किसान मजबूर है? क्यों सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही 3200 रुपए धान का रेट किसान को मिल रहा है? क्यों नहीं मध्य प्रदेश में? क्यों नहीं गुजरात में? गुजरात तो उनका खुद का होम स्टेट है ना, वहां पे भी कम है धान का रेट। सिर्फ छत्तीसगढ़, क्योंकि जहां जहां चुनाव है वहीं भारतीय जनता पार्टी को किसान याद आ रहे हैं क्या? पूरे देश में किसानों को 3200 रुपए एक रेट क्यों नहीं मिल रहा है? अगर केंद्र सरकार खुद धान खरीद रही है तो सिर्फ छत्तीसगढ़ ही क्यों, गुजरात और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं खरीद रही है? इसका कारण यही है
कि उनका धान खरीदने की जो एजेंसी है वो राज्य का शासन है। राज्य का शासन सेंट्रल पूल में धान बेचता है और उसके बाद उसको जो एक्सेस धान है उसको उसी के माध्यम से हम लोगों को जो फ्री मील्स जो गरीबों को मिल रहा है वही उसका कारण है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो झूठ है बहुत दिनों तक रहेगा नहीं। 2024 में आप देखेंगे कि जो आप कह रहे हैं कि लेकिन जियोग्राफिकल सर्वे अगर किया जाए इंडिया का तो हर स्टेट में अलग अलग फसलें होती हैं, हर स्टेट की उपजाऊ मिट्टी अलग होती है। अगर छत्तीसगढ़ में धान ज्यादा हो रहा है तो छत्तीसगढ़ की मिट्टी वैसी है। गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, वहाँ की मिट्टी वैसी नहीं है, वहाँ पे तिलहन फसलें। आपका कहने का मतलब ये है कि गुजरात में धान नहीं होता है, आपका कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में धान नहीं हो रहा है। नहीं, मैं आ रहा हूँ आपके सवाल पे आ रहा हूँ। अगर छत्तीसगढ़ में धान 3200 रुपए में मिल रहा है तो क्या उत्तर प्रदेश के किसान को 3200 रुपए का बेचने का अधिकार नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ में अगर 3200 रुपए में मिल रहा है, क्या गुजरात के किसान को 3200 रुपए में बेचने का अधिकार नहीं है? हम लोगों ने कर्नाटका में एक स्कीम लाई थी जिनके माध्यम से उनको 5 किलो धान 5 किलो चावल देने का वादा किया था। तो जिन प्रदेशों में एक्सेस धान है वहां से वो सेंट्रल पूल में लेते हैं और उनको रिलीफ देने का काम करते हैं। वहां पे क्यों नहीं रिलीफ दिया? क्यों? क्योंकि वहां पे कांग्रेस का शासन है। मैं फिर से कहता हूं कि अगर आप कहीं पे कांग्रेस के शासन को ये कहेंगे कि आपका शासन कांग्रेस का शासन है और आप कर्नाटका के लोगों को स्कीम देने का काम नहीं करेंगे तो आप कांग्रेस के लोगों को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, आप देश की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। जिस किसान की पैदावार की उतनी नहीं होती तो क्या उसे समर्थन? अरे मैं कहता हूँ कि मेरा पैदावार सिर्फ 1 क्विंटल है तो 1 क्विंटल को 1600 में बेचूं और वहीं 1 क्विंटल छत्तीसगढ़ में 3200 में बेचे, क्यों? ये अन्याय ही है। आज हमारे बीच चाय पे चर्चा के लिए युवा नेता कांग्रेस के युवा नेता रजत जसूजा जी पहुंचे थे। अगली बार एक नए शख्स के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।